आज के इस सेक्शन में हम लोग बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले साल 2020 का सेट है ये, तो चलिए देखते हैं इसको। दी ओनली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन जियार्डिया लैम्बलिया आर। जियार्डिया लैम्बलिया में निम्न में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, पेरोक्सीसोम भी नहीं होता है, ग्लाइकोसोम भी नहीं होता है। गोल्गी बॉडी वो इंसिपिएंट यानी अविकसित रूप में पाई जाती है, तो यहाँ पर गोल्गी बॉडी हो जाएगा। जियार्डिया ट्रोफोजोइट्स इंसिस्ट इन। जियार्डिया के जो ट्रोफोजोइट हैं उनका सिस्ट कहाँ बनता है? तो जो जियार्डिया के ट्रोफोजोइट हैं इनके सिस्ट जो हैं वो लोअर इंटेस्टाइन में बनते हैं, लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन हो जाएगा। और एडल्ट मेल एंड फीमेल ऑफ उचेरिया आर फाउंड इन। तो जो वयस्क मेल और फीमेल हैं उचेरिया के वो कहाँ मिलते हैं? तो एडल्ट मेल एंड फीमेल ऑफ उचेरिया आर फाउंड इन लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड में पाए जाते हैं और वहाँ लिम्फ वाहिकाओं को बाधित करते हैं, जिससे पर्टिकुलर अंग में सूजन आ जाती है, वो आकार में मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जियोग्राफिकली उचेरिया इज लार्जली कन्फाइंड टू। उचेरिया बैंक्राफ्टी जो कि पीलपांव या एलिफेंटासिस की बीमारी पैदा करता है, जिसे फाइलेरिया भी कहते हैं, और ये जो है 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 21 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पाया जाता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ उचेरिया बैंक्राफ्टी इन पोलिनेशियन आइसलैंड इज। तो पोलिनेशियन आइसलैंड में जो उचेरिया बैंक्राफ्टी का इंटरमीडिएट होस्ट है वो है क्यूलेक्स साइनेंसिस। हार्वेस्टिंग ऑफ लैक बिफोर स्वार्मिंग इज। स्वार्मिंग से पहले लाख की जो हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसे कहते हैं एरी लैक। व्हेन इज कार्तिकी लैक क्रॉप हार्वेस्टेड। तो कार्तिकी जो लाख है ये कब हार्वेस्ट की जाती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर में हार्वेस्ट की जाती है, यानी विकल्प ये हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में कार्तिकी लाख जो है वो हार्वेस्ट की जाती है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ लैक बिफोर स्वार्मिंग एरी लैक हो गया, और इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ उचेरिया बैंक्राफ्टी इन पोलिनेशियन आइसलैंड क्यूलेक्स साइनेंसिस हो गया। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन हनी। निम्न में से कौन सा तत्व हनी में सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो हनी में इनमें से सबसे अधिक मात्रा में लिबुलोज होता है। लिबुलोज एक शर्करा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर डेक्सट्रोज होता है, फिर माल्टोज होता है। तो शर्कराओं में जो जिनकी सर्वाधिक मात्रा है वो लिबुलोज की है, और वैसे भी बाकी सारे तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में लिबुलोज हनी में पाया जाता है। विच पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइव प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द हाइव। हाइव के बढ़ने पर जो कृत्रिम छत्ता होता है उसका कौन सा हिस्सा अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराता है, ताकि अगर मेंबर बढ़ें तो वो एडजस्ट हो जाए? तो इसके लिए सुपर भाग होता है, ये है दिस पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइव प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द हाइव, सुपर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, नोसेमा डिसीज ऑफ हनी बी अफेक्ट दियर। नोसेमा जो कि एक वायरल बीमारी है मधुमक्खियों की, और ये मधुमक्खियों में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है। उनमें डायरिया की समस्या उत्पन्न होती है जो हनी भी हैं। तो नोसेमा के द्वारा प्रभावित अंग हो जाएगा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखिए, इन पिसीकल्चर स्पॉन कलेक्टिंग नेट इज कॉल्ड। मत्स्य पालन में जो उनके अंडे हैं उनको संग्रह करने वाले जाल को क्या कहते हैं? तो मछली पालन में अंडों को एकत्रित करने वाले जाल को बेंची जाल कहते हैं, और ये स्पॉन कलेक्शन में यूज होता है। तो इसमें ये हो गया बेंची जाल। आगे देखिए, वेयर इज द
रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। रणथंभौर नेशनल पार्क एक काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है देश का, और ये राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर ज़िले में है ये। अगला देखिए, हंगुल इज़ फाउंड इन नेशनल पार्क। हंगुल जो है वो एक हिरन है, और ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो ये डचीगम में पाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है, डचीगम नेशनल पार्क JNK में है। इसके बाद है इज ए बर्ड सेंचुरी। निम्न में से कौन सा एक पक्षी अभयारण्य है? तो गिर जो है वो राष्ट्रीय पार्क है। कुगती और भद्रा ये भी विभिन्न जीवधारियों से संबंधित है। गोविंद सागर जो है वो एक अभयारण्य है, और ये जो है मुख्य रूप से पक्षियों के लिए है, तो इसमें गोविंद सागर हो जाएगा। सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का संकेत या प्रतीक जो है वो जियंट पांडा होता है, तो इसमें जियंट पांडा हो जाएगा। आगे देखिए, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जनरेशन ऑफ पायरिला परपुसिला दैट अकर इन ए ईयर। तो पायरिला परपुसिला जो कि शुगर केन का एक पेस्ट है, और इसकी एक साल में लगभग में 4 जनरेशन पूरी हो जाती हैं। 4 ओवरलैपिंग जनरेशन कंप्लीटेड इन ए पर्टिकुलर ईयर, तो इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखिए, दिस मॉस्किटो ब्रीड्स प्राइमरली इन आर्टिफिशियल मैन-मेड कंटेनर्स। तो निम्न में से कौन सा ऐसा मच्छर है जो कि मैन-मेड कंटेनर्स में, यानी कि आदमी के द्वारा रखे गए पात्रों में या बर्तनों में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें ये ब्रीड करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। तो इसमें जो है सबसे कुख्यात जो है वो एडीज है, जो कि हमारा कूलर है या घड़े हैं, गमले हैं, इनमें जो पानी भरा रहता है उनमें ये ब्रीड करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, एडीज। मच्छर के जीवन चक्र में स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ये मॉस्किटो इज नोन एज टम्बलर। टम्बलर किस अवस्था को कहते हैं? तो टम्बलर जो है वो प्यूपा को कहते हैं। मच्छरों का जो प्यूपा है उसको टम्बलर कहा जाता है। इसको यहाँ सुधार लेना है। ये जो मच्छरों का प्यूपा है वो टम्बलर होता है, उसको टम्बलर कहते हैं, जबकि जो लार्वा होता है उसको रिगलर कहा जाता है। तो लार्वा जो है वो रिगलर होता है, और ये जो प्यूपा है वो टम्बलर होता है। रिगलर। आगे देखिए, टर्माइट कास्ट दैट कैन फंक्शन एज किंग और क्वीन इन इमरजेंसी। आपातकाल में इनमें से कौन सी जो जाति है दीमकों की वो राजा और रानी के रूप में काम करती है? तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सदस्य ऐसे होते हैं जो रिजर्व में रहते हैं, और अगर किंग और क्वीन को कुछ हो जाता है तो उन्हें फिर से किंग और क्वीन के रूप में डेवलप करा दिया जाता है, यानी वो उनका दायित्व संभाल लेते हैं। टर्माइट कास्ट दैट डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइजिंग। तो अनफर्टिलाइजिंग से किंग और सोल्डर्स डेवलप होते हैं। टर्माइट कास्ट दीमकों में किंग और सोल्डर्स ऐसे हैं जो कि अनफर्टिलाइजिंग से डेवलप होते हैं। अब आगे देखते हैं, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वो किस लिए फेमस है? तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो घड़ियालों के संरक्षण के लिए फेमस है। यहाँ पर घड़ियाल को संरक्षित किया गया है ताकि
उनका संरक्षित रूप से प्रजनन हो, उनकी संख्या बढ़े, और जब उनकी संख्या पर्याप्त बढ़ जाती है तो उनको वहाँ से हटा के जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो मीठे जल के नदियों में उन्हें डाल दिया जाता है। घड़ियाल ब्रीड्स इन नेचुरल हैबिटेट, तो घड़ियाल प्राकृतिक रूप से किस हैबिटेट में, किस आवास में प्रजनन करते हैं, तो गंगा और यमुना नदियों में ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनकी संख्या काफ़ी गिर गई है और अब जो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पर प्रोटेक्टेड रूप में इनका ब्रीडिंग कराया जा रहा है ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन पी फाउल, भारतीय मोर इंडियन पी फाउल का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है पाबो क्रिस्टेसस। पक्षी वर्ग में रखा गया है ये और काफ़ी फेमस है, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी भी है पाबो क्रिस्टेसस यानी मोर। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुल्फ इन इंडिया, तो भारत में भेड़िए की स्थिति क्या है। भेड़िया जो है वो भेड़िया की संख्या भारत में काफ़ी कम हो गई है और आज की स्थिति में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। जो IUCN ने रेड डाटा बुक में जो विभिन्न जानवरों की स्थिति के हिसाब से कैटेगरियाँ बनाई हैं उनमें ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। अगर आगे इसको सुरक्षा संरक्षण नहीं मिला तो ये आगे रेयर में जा सकता है या एक्सटिंक्ट हो सकता है। अभी ये संकटग्रस्त प्राणी है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, तो इज आल्सो नोन एज कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग निम्न में से किसे कहा जाता है, तो हंगुल को कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। ये हंगुल है, कश्मीरी मृग है और ये डेसिगम वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में ये पाया जाता है जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि फाइलेरिया की बीमारी फैलाता है या जिसमें पैर मोटे हो जाते हैं, पील पाँव जिसको कहते हैं, एलिफेंटासिस भी कहा जाता है, हाथी के समान मोटा पैर हो जाता है। इसमें 4th स्टेज लार्वा जो है वो इन्फेक्शन फैलाता है। लिम्फेडेनाइटिस इंड्यूस्ड बाय वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी यूजुअली इन्वॉल्व, तो लिम्फेडेनाइटिस जो है वो लिम्फ नोड्स में जलन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ रीजनल लिम्फ नोड है ये, इस दशा को लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं, यानी लिम्फ ग्रंथियों में जलन का होना। और लिम्फेडेनाइटिस इंड्यूस्ड बाय वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी यूजुअली इन्वॉल्व, तो इसमें जो है लिम्फेटिक्स ऑफ टेस्टिस भी होता है, एलिफेंटासिस भी होता है, यानी कि इसमें सभी हो जाएंगे। ये जो प्रश्न है लिम्फेडेनाइटिस के कारण जो है ये सभी होते हैं। आगे देखिए, इन ओरिएंटल रीजन द माइक्रोफाइलेरिया ऑफ वुचेरिया रिटायर इनसाइड द कैपिलरीज ड्यूरिंग द डे, तो ओरिएंटल क्षेत्र में जो वुचेरिया है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि फाइलेरिया की बीमारी फैलाता है, ये दिन के समय कहाँ गायब हो जाता है, तो दिन में चूँकि दिन में ये जो हमारे शरीर के भीतरी अंग हैं जैसे फेफड़ा है, किडनी है, हार्ट है, उनकी ब्लड वेसल्स में चला जाता है और बाहर जो हाथ पैर का सर्कुलेशन है उनमें से बिल्कुल गायब हो जाता है। इस समय अगर हम हाथ और पैर से सैंपल लेके टेस्ट करें तो वहाँ पर ये नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि दिन में ये जो है वो गहराई में जो अंग हैं उनकी ब्लड वेसल्स में चला जाता है और रात्रि के समय ये वहाँ से निकल के फिर जो सतही रुधिर की वाहिनियाँ हैं उसमें आ जाता है, ताकि जब मच्छर फीड करे तो उसके द्वारा ये एक पोषक से दूसरे पोषक में फैल सके। तो ये एक तरीके का इसका एडाप्टेशन है और ये जो है लंग्स, किडनी, हार्ट, इन सभी में जो है ये रिसाइड करता है। आगे देखिए 28 हो गया। गांधी बग अटैक्स द पैडी क्रॉप फार्म, तो जो गांधी बग है जिसको लेप्टोकोराइजा वेरिकार्निस कहते हैं, ये धान की फसल को कब अटैक करता है,
तो ये अगस्त से अक्टूबर में जो है वो अटैक करता है, जो गांधी बग है। इसके बाद नीचे है लेप्टोकोराइजा एक्यूटा हिबरनेट्स फ्रॉम, तो वही गांधी बग की दूसरी प्रजाति है ये लेप्टोकोराइजा एक्यूटा। और ये हिबरनेट्स का मतलब होता है शीत निद्रा में जाना, यानी कि जब तापमान बढ़ता है तो ये निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है उस महीनों को पार करने के लिए। और ये होता है दिसंबर से फरवरी के दौरान, जब मैदानी भागों में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, ठंडी का सीजन आ जाता है, तो ये हिबरनेट करता है यानी शीतकालीन निद्रा में चला जाता है। द इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर होस्ट फॉर रोडेशियंस स्ट्रेन ऑफ ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी इज, तो जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी है वो जो जंगली जानवर हैं और कुछ जो पालती जानवर हैं उनके अंदर ये सुरक्षित रहता है, उनमें ये रिजर्वायर हैं उनके ये, जिनमें अगर मनुष्य में नष्ट हो जाए तो वहाँ होता है और वहाँ से ये दूसरे जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट हैं उनके द्वारा मनुष्य में फिर फैल जाता है। तो यहाँ पर हार्स में हो सकता है, एंटीलोप में हो सकता है और म्यूल यानी खच्चर में हो सकता है। इन तीनों में ये रिजर्वायर के रूप में उनका उपयोग कर सकता है, जहाँ पर इसका स्टॉक मेंटेन होता है। और यही कारण है कि इसे बिल्कुल एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता, बड़ा कठिन है, क्योंकि ये दूसरे जीवों में भी बैठा रहता है और वहाँ से ब्लड सकिंग इंसेक्ट के द्वारा मनुष्य में फैल जाता है। Which parasite is considered to be the missing link in the evolution of eukaryotic cell from prokaryotic cell? तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल के बनने में निम्न में से कौन सा एक मिसिंग लिंक के रूप में है? तो ये है जियार्डिया। जियार्डिया जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की स्थिति है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है यानी सुविकसित न्यूक्लियस है, लेकिन दूसरे कोशिकीय अंगक नहीं होते हैं। तो ये यूकैरियोट से कम विकसित है और प्रोकैरियोट से ज़्यादा विकसित है, अर्थात उनके बीच की अवस्था है, और इसे हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का मिसिंग लिंक मानते हैं। आगे देखिए, तो जियार्डियल एम्ब्लिया रिसाइड इन, तो जो जियार्डियल एम्ब्लिया है वो कहाँ रहता है? तो ये जो है वो ड्यूओडिनम में पाया जाता है। स्टमक से आगे बढ़ के ये ड्यूओडिनम में अपना स्थान बनाता है। ट्रोफोजोइट ऑफ जियार्डियल एम्ब्लिया आर अटैच्ड टू द एपिथेलियम ऑफ होस्ट विलाई बाय मींस ऑफ, तो जो इसके ट्रोफोजोइट हैं जियार्डियल एम्ब्लिया के, वो जो इसका पोषक है उसके एपिथेलियम, उसके बिलाई के एपिथेलियम से किस संरचना के द्वारा चिपकता है? तो ये है वेंट्रल डिस्क के द्वारा ये चिपका हुआ पाया जाता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन जियार्डिया सिस्टीज, तो जियार्डिया के सिस्ट में कितने केंद्रक होते हैं? तो कुल 4 होते हैं, क्योंकि एक सिस्ट में 2 जो ट्रोफोजोइट हैं वो पाए जाते हैं और एक ट्रोफोजोइट में 2 केंद्रक होता है। तो 2 ट्रोफोजोइट में 2 ट्रोफोजोइट मिलकर 4 केंद्रक हो जाता है। एक सिस्ट में 2 ट्रोफोजोइट होते हैं, तो कुल मिला के 4 केंद्रक हो जाते हैं। इन ए पर्ल ओएस्टर द एड्ज ऑफ मेंटल सिक्रीट, तो जो मेंटल है यानी इसका जो बॉडी वॉल है उसकी बाहरी परत जो है मेंटल, वो उसका किनारा क्या सिक्रीट करता है? तो ये है पेरिस्ट्राइकम और प्रिज्मेटिक लेयर, ये दोनों लेयर हैं उसके सेल की, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बायखोल होती है उसकी बाहरी 2 परतें वो मेंटल के किनारों के द्वारा यानी मेंटल एड्स के द्वारा सिक्रीट होती हैं, जबकि जो निचले की नेक्रियस लेयर है वो मेंटल की परत के द्वारा सिक्रीट होता है। ऊपर की ये दोनों परतें पेरिस्ट्राइकम और प्रिज्मेटिक लेयर ये उसके किनारों से स्रावित होती हैं। नेकर सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड ऑन ऑफ पर्ल ओएस्टर, तो जो मोती बनाने वाली कोशिकाएं हैं नेकर सिक्रेटिंग सेल्स हैं, वो पर्ल ओएस्टर में कहाँ मिलती हैं? तो ये आउटर सरफेस ऑफ मेंटल में होती हैं, यानी जो बाह्य
बॉडी वॉल की बाह्य सतह है उसमें ये पाई जाती हैं। आउटर सरफेस ऑफ मेंटल में है ये। आगे देखिए तो ये पर्ल ओएस्टर सेक्रेटेड पर्ल्स, एक पर्ल ओएस्टर या मोती की जो सीप है वो पर्ल क्यों सिक्रीट करती है, तो ये जो है वो एक सुरक्षा मैकेनिज्म के रूप में पर्ल का सिक्रीशन करती है। प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्वाइडिंग पैरासाइट, जब इसके बाह्य जो कैल्शियम कार्बोनेट की बाह्य सेल है और इसके बॉडी वॉल के बीच कोई बाहरी तत्व आ जाता है तो उससे सुरक्षा के लिए एक स्राव उत्पन्न करती है जो उस बाहरी तत्व को चारों तरफ से घेर लेता है और लास्ट में यही स्राव मोती के रूप में बदलता है। तो बेसिकली ये जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए इस चीज़ का स्राव करता है। प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्वाइडिंग पैरासाइट, यानी आक्रमणकारी परजीवी के विरुद्ध खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो पर्ल का सिक्रीशन करता है, लेकिन बाद में यही चीज़ हमारे लिए एक लाभदायक पदार्थ मोती के रूप में बन जाता है और प्राप्त होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ओएस्टर, तो निम्न में से किसे हम पर्ल ओएस्टर के नाम से जानते हैं, तो इसमें पिंटाडा वल्गेरिस है जो कि पर्ल ओएस्टर के नाम से जानी जाती है। एक सीपी है ये पिंटाडा वल्गेरिस, इसको पर्ल ओएस्टर कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर फूड फॉर बर्ड, पक्षियों के लिए निम्न में से क्या वो प्रॉपर फूड नहीं है, तो इनमें जो है जो बटर मिल्क है वो इनका प्रॉपर फूड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कोकून ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट बी रील्ड, तो निम्न में से किस प्रजाति के कोकून की रीलिंग नहीं की जा सकती है, तो इसमें जो है वो अटैकस रिसिनी है। इसका जो है वो जो कोकून होता है उसको रीड नहीं किया जा सकता है, रीड करने में समस्या होती है तो सीधे इसको स्पाइनिंग उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ इंस्टार लार्वा ऑफ सिल्क माथ रेडी फॉर प्यूपेशन, जो सिल्क माथ का 5वां इंस्टार लार्वा है जो कि प्यूपा में बदलने जा रहा होता है, उसको हम किस में रखते हैं, तो इसको चंद्राकिस ट्रे में रखते हैं और इसको स्पाइनिंग ट्रे भी कहते हैं, क्योंकि इस समय ये जो सिल्क है उसका सिक्रेशन अपनी लार ग्रंथियों से करना शुरू करता है, तो इसको एक स्पेशल स्पाइनिंग ट्रे में रखा जाता है जिसको चंद्राकिस ट्रे कहते हैं। Which of the following statement is correct? Fibroin and sericin is present in silk. Only fibroin is present in silk. Only sericin is present in silk. Silk is secreted through mouth during spinning in bombyx muri. तो जो सिल्क है वो फाइब्रोइन और सेरिसिन दो प्रोटीन का मिलकर बना होता है। जो इसके रेशे होते हैं वो फाइब्रिन के बने होते हैं और वो आपस में सेरिसिन के द्वारा चिपकते हैं। तो इस तरीके से जो सिल्क है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन इंडिया, निम्न में से कौन सा सिल्क जो है केवल इंडिया में उत्पन्न होता है, तो ये है मूंगा सिल्क जो है आसाम में पाया जाता है और केवल इंडिया में ही इसकी पैदावार होती है। काफ़ी प्रसिद्ध है मूंगा सिल्क इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट, लाइक प्रोड्यूस्ड ऑन पलास एंड बेर, पलास और बेर में जो लाख उत्पन्न किया जाता है उसको हम कुसुमी लैक कहते हैं, तो ये कुसुमी लैक हो जाएगा। और इसके बाद एप्रोप्रिएट साइज ऑफ स्पॉनिंग टैंक फॉर 10 पेयर ऑफ प्राण, 10 जोड़े प्राण के लिए क्या उचित आकार होगा उस टैंक का जिसमें ये रखे जाते हैं स्पॉनिंग के समय, तो ये हो जाएगा
200 गुणे 100 गुणे 40 सेंटीमीटर, यानी 200 लंबा, 100 चौड़ा और 40 सेंटीमीटर ऊंचे टैंक में इनके लिए सुटेबल टैंक होगा 10 जोड़े जो है वो प्राण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्राण द टेम्परेचर रेंज ऑफ वाटर ऑफ स्पॉनिंग टैंक मस्ट बी। तो प्राण कल्चर में स्पॉनिंग टैंक का तापमान कितना होना चाहिए जो इनके लिए अनुकूल हो? तो स्पॉनिंग के दौरान इसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ये जो है मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर है स्पॉनिंग के लिए प्राण के। फिशिंग बोट्स आर कॉल्ड, इनमें से इन महाराष्ट्र में फिशिंग बोट को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में फिशिंग बोट को मासुला कहते हैं। मासुला हो जाएगा ये, जो महाराष्ट्र है उसमें फिशिंग बोट को मासुला कहा जाता है। फिशिंग बोट इन महाराष्ट्र इज नोन एज मासुला। तो इसमें जो फिशिंग के लिए बोट यूज की जाती हैं अलग अलग राज्यों में, वो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। और महाराष्ट्र में इसको जो है वो मासुला नहीं, इसको मचुआ कहते हैं। तो इसको यहाँ सुधार लेना है, थोड़ा सा ये मिस हो रहा था। तो फिशिंग बोट्स आर कॉल्ड इन मासुला मचुआ इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसे मचुआ के नाम से जाना जाता है। MACHWE मचुआ। तीन चार पाता जाल इज यूज टू कैच प्राण ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में झींगा को पकड़ने के लिए 4 पाटा जाल प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है वो 24 परगना पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में इसका उपयोग किया जाता है। वेस्ट बंगाल जो 24 परगना है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर सर्दियों में इसको पकड़ने के लिए 4 पाता जाल का उपयोग किया जाता है। वेस्ट बंगाल में है ये। इन इंडिया लिंगा पर्ल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिंगा पर्ल काफ़ी महंगा और कीमती पर्ल होता है और ये जो है वो ईस्टर्न कास्ट से मिलता है। जो ईस्टर्न कास्ट तटीय इलाका है वहाँ से ये जो सीप की प्रजाति हैं उनसे लिंगा पर्ल निकाला जाता है। काफ़ी कीमती होता है ये, काफ़ी दूसरे मोतियों की तुलना में काफ़ी अच्छा माना जाता है ये और काफ़ी महंगा होता है। इंटीरियर स्टेशन स्लाइवेरिया डेवलपमेंट ऑफ ट्रिपोमेस्टिगोट्स इन इंसेक्ट होस्ट इज फाउंड इन। तो इंटीरियर स्टेशन यानी इंसेक्ट होस्ट के इंटीरियर स्टेशन स्लाइवेरिया में किस ट्राइपोमेस्टिगोट का विकास होता है? तो स्लाइवेरिया में इन तीनों प्रजातियों का विकास होता है। इनकी लाइफ साइकिल में ये उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में फाइनली पहुंचते हैं और वहाँ से जब ये दूसरे होस्ट को ब्लड सक करने के लिए काटते हैं तो उनके शरीर में ये पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियों में ये फीसेज के माध्यम से भी एलिमेंट्री कैनाल में फीसेज के माध्यम से बाहर निकलते हैं और दूसरे जीव के संपर्क में आने पर उनमें इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। तो 2 तरीके से इन्फेक्शन होता है, एक ब्लड के थ्रू और दूसरा फीकल मटेरियल के थ्रू।
जो इंसेक्ट है इसका सी प्लाई, उसके जो फीकल मटेरियल हैं उससे भी इनका इन्फेक्शन फैलता है। ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई इज नॉट ए पैरासाइट ऑफ। तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई निम्न में से कहाँ का परजीवी नहीं है? तो नर्वस सिस्टम तो प्रभावित करता ही है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी प्रभावित करता है, मस्कुलर टिश्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम का इससे मतलब नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, जिसका डाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। 53 इन ट्रिपैनोसोम्स ओपिस्थोमैस्टिगोट स्टेज वाज फॉर्मरली नोन एज। तो ओपिस्थोमैस्टिगोट स्टेज को पहले ट्रिपैनोमॉर्फिक स्टेज कहा जाता था। ये ट्रिपैनोमॉर्फिक स्टेज है। और आगे देखिए, ट्रिपैनोस्टोमैटिड्स विथ पोस्ट न्यूक्लियर kinetoplast situated at posterior end of body, flagellum arise near kinetoplast and run along undulating membrane। तो इसको जो है वो ट्रिपोमैस्टिगोट कहा जाता है। ट्रिपोमैस्टिगोट जिसमें केंद्र के पीछे से जो इसका फ्लैजेला है उसके काइनेटोप्लास्ट स्थित होते हैं, वहाँ से फ्लैजेला निकलता है। तो फ्लैजेला किस पोजीशन से निकल रहा है उसके आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। ये जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा ट्रिपैनोमॉर्फिक स्टेज, ओपिस्थोमैस्टिगोट स्टेज था, यानी ओपिस्थोमियस पिछला हिस्सा होता है, वहाँ से फ्लैजेला राइज हो रहा था, वही नीचे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर ऑफ ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। तो निम्न में से कौन सा ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के वेक्टर नहीं है? तो इसमें पैनस्ट्रोंजिलस, ट्राइटोमा और रोडनियस, ये तीनों जो है वो ट्राइटोमिडी के सदस्य हैं, और ये जो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के वेक्टर हैं। ग्लोसिना पाल्पेलिस ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के वेक्टर हैं, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के नहीं हैं। तो इसमें ग्लोसिना हो जाएगा, ग्लोसिना पाल्पेलिस ये जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का है, ना कि क्रूजाई का। आगे देखिए, व्हाट शुड बी गिवन फॉर फैटनिंग ऑफ फाउल। फाउल को मोटा करने के लिए निम्न में से क्या दिया जाना चाहिए? तो जो फाउल होता है यानी मुर्गा होता है, उसको मोटा करने के लिए इनमें से जो चीज़ दिया जाता है वो है बॉइल्ड पोटैटो और व्हीट बार्न दिया जाता है। तो ये हो जाएगा बॉइल्ड पोटैटो एंड व्हीट बार्न। स्पेस रिक्वायर्ड बाय वन एडल्ट फाउल, एक वयस्क मुर्गी के लिए आवश्यक स्थान, तो ये होता है 25 क्यूबिक फीट, यानी 25 घन फीट की ज़रूरत होती है एक वयस्क मुर्गी के लिए, उसके आसानी से कराने के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी संख्या के हिसाब से उनके बॉडी का निर्माण करते हैं। बेस्ट लेयर ऑफ वेरी लार्ज व्हाइट एग आर। तो बहुत बड़े सफ़ेद अंडे देने वाली सर्वश्रेष्ठ मुर्गियाँ इनमें से कौन है? तो बहुत बड़े अंडे जो है जो इसमें हैं, जो इनमें से सबसे बड़ी अंडे देने वाली जो प्रजातियां हैं वो है मिनोरकास। ये एक विदेशी प्रजाति है जो काफ़ी बड़े अंडे देती है सफ़ेद रंग के, तो इसमें मिनोरकास हो जाएगा। बेस्ट लेयर ऑफ वेरी लार्ज व्हाइट एग जो है वो मिनोरकास उत्पन्न करता है इनमें से। रानीखेत डिसीज इज कास्ट बाय। रानीखेत डिसीज जो है वो वायरस से होता है, फिल्टर पासिंग वायरस जो है, तो इसमें वायरस हो जाएगा। अप टू द एज ऑफ 45 डेज चिकन मस्ट बी फेड। 45 दिन की आयु तक चूजों को दिन में कितनी बार भोजन दिया जाना चाहिए?
तो 45 दिनों तक की आयु तक चूजों को 6 बार दिन में कम से कम भोजन देना चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ और जो वजन है वो अच्छा से हो सके, वो अच्छाई से बढ़ सके। आगे देखिए नेक्स्ट 60, तो इसमें 6 बार हो जाएगा, 6 बार भोजन देना चाहिए 45 दिन तक, इसके बाद इसको कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो है वो लार्जेस्ट फीड रेट फाउंड इन इंडिया। तो भारत में निम्न में से जो खेतों में पाया जाता है सबसे बड़ा चूहा कौन सा है? तो इसमें जो है जो राइटस राइटस है, फील्ड रेट की बात हो रही है तो इसमें बैंडिकोटा इंडिका जो है वो सबसे बड़ा फील्ड रेट है, साइज में सबसे बड़ा होता है ये, जबकि सबसे कॉमन आमतौर पर जो मिलता है वो राइटस राइटस है। लार्जेस्ट फील्ड रेट की अगर बात करें तो ये बैंडिकोटा इंडिकस है। फील्ड रेट नोन फॉर स्टोरिंग ग्रेन इन अंडरग्राउंड स्टोरेज चैम्बर। फील्ड चूहा जो अनाज भंडारण के लिए भूमिगत कक्षों के लिए जाना जाता है, यानी कि वह चूहा जो अपनी जो बिल बनाता है रहने के लिए उसमें अनाज को जमा करता है। तो ये है बैंडिकोटा बेंगालेंसिस है, जो कि भविष्य के लिए अनाज को अपने बिल में जमा करके रखता है। टर्माइट कास्ट विथ वेल डेवलप्ड जॉ फॉर फाइटिंग। तो फाइटिंग के लिए जिनमें सुविकसित जबड़े पाए जाते हैं, जिनमें जबड़े अच्छी तरीके से विकसित होते हैं, इन्हें कहा जाता है मैंडिबुलेट शोल्डर्स। यानी मैंडिबुलेट शोल्डर्स में जो जॉ हैं वो काफ़ी विकसित होते हैं। और इसके बाद विंग्ड मेल एंड फीमेल टर्माइट्स दैट डेवलप ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो बरसात के समय में जो पंख युक्त मेल और फीमेल टर्माइट्स होते हैं उनमें उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो हैं कॉलोनाइजिंग एडल्ट हैं, और ये रिप्रोडक्टिवली जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, और ये जो है रेनी सीजन में उत्पन्न होते हैं, और एक उड़ान भरने के बाद ये मेटिंग शुरू करते हैं जब ज़मीन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये कीमो स्टेरिलेंट फॉर रिड्यूसिंग द ये कीमो स्टेरिलेंट फॉर रिड्यूसिंग द फर्टाइलिटी ऑफ राइट। चूहों की प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए निम्न में से कौन एक कीमो स्टेरिलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसमें है ये फ्यूराडेंटिन, ये कीमो स्टेरिलेंट है जो कि चूहों में प्रजनन की क्षमता को कम कर देता है। अलग अलग तरीके के कीमो स्टेरिलेंट यूज किए जाते हैं, उनमें से फ्यूराडेंटिन एक है। नेक्स्ट देखिए, पैडी क्रॉप इट इज अटैक्ड बाई लेप्टोकोराइजा एक्यूटा इन व्हिच स्टेज। तो लेप्टोकोराइजा एक्यूटा यानी गांधी बग जो है किस स्टेज में धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो ये मिल्की स्टेज है, यानी कि जब धान में सीड बनने शुरू हो जाते हैं तो मिल्क की अवस्था में होता है, वो दाने जो हैं वो मिल्की स्टेज में होते हैं, तभी ये उन पर अटैक करता है और उसको चूसता है। डैमेज बाई लेप्टोकोराइजा, जो नेक्स्ट प्रश्न है, डैमेज बाई लेप्टोकोराइजा एक्यूटा कैन बी मिनिमाइज्ड। तो लेप्टोकोराइजा एक्यूटा के जो नुकसान हैं इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? तो
जो लेप्टोकोराइजा एक्यूटा है, इसके द्वारा नुकसान को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो स्प्रेइंग क्रूड ऑयल इमल्जन इन इरिगेटेड फील्ड, इसके द्वारा यानी कि जब फसल की सिंचाई की अवस्था में जो क्रूड ऑयल है उसके छिड़काव के द्वारा, और रिमूविंग वाइल्ड ग्रासेस, जो जंगली घास हैं उनको रिमूव करके, उनको निकाल करके, और सोविंग वैरायटी ऑफ राइस इन व्हिच राइस कम आउट ऑफ सेथ एट ए लेटर स्टेज। तो इन तीनों विधियों के द्वारा जो लेप्टोकोराइजा एक्यूटा है इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है, यानी कि सिंचाई के समय जो है कच्चे तेल के पायस का छिड़काव करके, जो जंगली घास हैं उनको निकाल के, क्योंकि ये धान की फसल जब नहीं होती तो उस पर ये अपना गुजारा करता है और बाद में धान की फसल आ जाने पर फिर उन पर अटैक करता है। तो वाइल्ड ग्रास को हटा देना चाहिए और ऐसी वैरायटी को बोना चाहिए जिनमें जो मिल्की स्टेज है वो उसके सेथ के अंदर बंद रहे, जब वो थोड़ा सा परिपक्व हो जाए तब बाहर निकले। तो इस तरीके से इन तीनों विधियों के द्वारा जो है वो इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। पायरिला परपुसविला फीमेल लेज इट्स एग ड्यूरिंग समर। तो पायरिला परपुसविला में ग्रीष्म ऋतु में अपने अंडे देती है। जो पायरिला परपुसविला है वो ग्रीष्म ऋतु में जो पत्तियां होती हैं उसकी निचली सतह पर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स अंडे देती है। तो पायरिला परपुसविला वो शुगरकेन का एक पेस्ट है जो कि समर का सीजन होता है उनमें पत्तियों की निचली सरफेस पर जो है वो अंडे देती है, उनसे चिपका देती है, तो अंडे उससे चिपके रहते हैं। और नेक्स्ट है स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड सेक्रेटेड बाय निम्फ एंड एडल्ट ऑफ पायरिला परपुसविला इज नोन एज। पायरिला परपुसविला के द्वारा स्रावित स्टिकी पारदर्शी तरल को क्या कहा जाता है, तो इसे हनी ड्यू कहते हैं। और मॉस्किटो लार्वी आर कॉल्ड, मॉस्किटो के लार्वा को क्या कहते हैं, तो मॉस्किटो लार्वा को जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था इसको रेगुलर कहते हैं, और मॉस्किटो की प्यूपा को ट्रम्बलर कहते हैं। ट्रम्बलर का प्रश्न आगे आया था। तो ये रहा फाइनली बेसिक फाइनल ईयर सन 2020 जूलॉजी फर्स्ट पेपर का सॉल्व। और इसके बाद हम लोग अगले सेशन में जो है सेकंड पेपर को लेके उसको सॉल्व करेंगे। इसमें इतना ही। इससे संबंधित जो भी